So we are doing BCK chapter number 6, जिसमें आज का टॉपिक है other terminology. Okay, so acquisition. Acquisition क्या होता है? When one organization takes over other organization. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा का पूरा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लिया एंड कंट्रोल्स ऑल इट्स बिजनेस ऑपरेशंस, दैट इज नोन एज एक्विजिशन. इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन, वन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ओवरपावर्स द वीकर वन. मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ले ले तो उसको एक्विजिशन बोलते हैं. देन बैंकरप्सी. इट इज सॉल्वेंट आदमी क्या होता है? हु इज एबल टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स. लेकिन इंसॉल्वेंट कौन है? जो कि जिसकी लायबिलिटी ज्यादा है उसके एसेट्स से. सो बैंकरप्सी इज इकोनॉमिक इंसॉल्वेंसी wherein the person assets are liquidated. मतलब उसके जितने भी एसेट्स हैं सब बेचे जाएंगे. उससे जो पैसा आएगा उससे उसकी लायबिलिटीज पे ऑफ की जाएंगी. सो पर्सन्स एसेट्स आर लिक्विडेटेड. लिक्विडेटेड मतलब उनको बेच के कैश करना. To pay off all liabilities with the help of a bankruptcy trustee or a court of law. तो इसके लिए एक liquidator अपॉइंट होता है तो उसको bankruptcy trustee बोलते हैं या कोर्ट लिक्विडेशन करता है जिसमें वो आपके सारे एसेट्स को लिक्विडेट करता है to pay off all your liabilities. हाँ, लेकिन क्योंकि आप बैंकरप्ट हो तो इसका मतलब क्या है कि आपके लायबिलिटीज ज्यादा है आपके एसेट से. तो जरूरी नहीं है कि सब जो लायबिलिटीज है उनको पेमेंट हो, ये जरूरी नहीं है. ओके, नेक्स्ट. Next is bottom line. In plain English, bottom line means the most important fact. मतलब जो सबसे important aspect है of anything that is known as bottom line as per English. In BCK, it may be defined as the firm's income after all expenses have been deducted. So that is, आप नहीं निकालते हो क्या नेट प्रॉफिट्स? दैट इज सारे इनकम से सारे एक्सपेंसेस लेस कर दो, जो बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट. सो इट मे बी डिफाइंड एज द फर्म्स इनकम after all expenses have been deducted from revenues. These expenses include interest charge paid on loans. Interest भी एक expense है जो हम less करते हैं. General and administrative cost वो भी less करते हैं. Income taxes which is paid to the government वो भी less करते हैं. तो उसके बाद जो बचा, ये सारे expenses पे ऑफ करने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट्स. एंड उसको आप बीसीके में क्या बोलते हैं? बॉटम लाइन. ट्रिपल बॉटम लाइन, TBL. एग्जाम में बॉटम लाइन भी पूछा है, ट्रिपल बॉटम लाइन भी पूछा है. इट इज the BCK philosophy that promotes the belief and evaluates the business performance on the basis that attainment of profit, care of people and care of planet are equally important. देखो, यदि हम पुराने जमाने या पुरानी फिलॉसफी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे बिजनेस का एम क्या है? प्रॉफिट कमाना, ये बिजनेस का एम है. लेकिन नाउ कम टू द न्यू फिलॉसफी. इट्स नॉट ओनली प्रॉफिट, इट इज अबाउट how well you keep your people. That is, जो भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो people should be happy, not only in your organization. आपकी फैक्ट्री के आजू बाजू आप रह रहे कुछ लोग, आप पोल्यूशन फैला रहे हैं तो आप एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हो. सो वेयर आर यू थिंकिंग अबाउट द प्लैनेट? यू आर नॉट. सो 3 P's प्लीज अभी याद करो. ये 3 P's का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट, पीपल, प्लैनेट. एंड दिस इज नोन एज triple bottom line, TBL. This idea at the macro level corresponds to the more evolved notion of the development of a country's economy, society and ecology. That is, environment भी देखना है, society भी देखना है, economy that is profits भी देखना है. तीनों को साथ में लेके चलना है. Next is sustainable
development, SD. In a broader measure of development of a country that includes economic parameters such as income and non-economic parameters such as social and equity and ecological balance. देखो, whatever is related to finance, money, profit, वो सब economic, okay? एंड नॉन इकोनॉमिक, आप सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, सोसाइटी को कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, दैट इज सोशल. इकोलॉजिकल, आप एनवायरनमेंट के बारे में भी सोच रहे हो. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यू आर नॉट जस्ट थिंकिंग ऑफ प्रॉफिट्स, यू आर थिंकिंग ऑफ सोसाइटी दैट इज सोशल, इक्विटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस ऑल्सो. इट emphasizes simultaneous attention or to economic growth, social equity and environment. It's a macro concept. ये आ सकता है. माइक्रो है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज इंडिविजुअल पे चल रहा है या स्मॉल है, नहीं. मैक्रो है एग्रीगेट या टोटल या टोटालिटी का कॉन्सेप्ट है, वाइडर कॉन्सेप्ट है, लार्ज कॉन्सेप्ट है. सो इट इज थिंकिंग अबाउट इन टोटल एवरीथिंग, नॉट माइक्रो. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है. किसके अंडर आ रहा है? ट्रिपल बॉटम लाइन. क्योंकि ट्रिपल बॉटम लाइन में ही हम 3 P के बारे में बात कर रहे थे. और वो 3 P क्या थे, कोई बता सकता है मुझे? The 3 P's which we spoke about in triple bottom line, क्या थे वो? हाँ बोलो. Profitability, people, planet. Profit, एक तो P for profit, एक P for people, और तीसरा P क्या है? Planet. Planet. Profit, people, planet. Business environment. It is a set of all the variables external to the firm, but influence its decision making and in turn also influenced it. मतलब यदि मेरा बिजनेस कहीं है तो क्या मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक एनवायरनमेंट में काम करता है ना, स्टैंड अलोन तो काम नहीं करता. तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, वो इट इज अ सेट ऑफ ऑल वेरिएबल एक्सटर्नल, ठीक है, टू द फर्म. आपके फर्म जैसे आपके एम्प्लॉयज, आपका खुद का मैनेजमेंट, ये इंटरनल है, ठीक है. लेकिन एक्सटर्नल, यदि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी जिससे आपका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, तो आपके जैसे सब बिजनेस इफेक्ट होंगे और आप उसका कुछ कर भी नहीं सकते. दैट इज एक्सटर्नल टू द फर्म. बट आपके डिसीजन मेकिंग को वो इन्फ्लुएंस कर दिया. मान लो आपके पास, आप कोई रॉ मटेरियल, आप मान लो कॉटन शर्ट्स बनाते हो, कॉटन पे टैक्स बढ़ गया तो आपकी कंपनी को तो इफेक्ट करेगा ही. अब कॉटन पे टैक्स बढ़ गया तो आपका इनपुट महंगा हो गया, आपका इनपुट महंगा हो गया तो आपको अपने शर्ट की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी ना, आप नुकसान करके तो नहीं बेचोगे. सो दिस वाज अ स्टेप व्हिच वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट, टैक्स बढ़ाना. दैट इन्फ्लुएंस्ड यू व्हिच वाज एक्सटर्नल. आपने नहीं बोला गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाने, गवर्नमेंट ने कुछ एक्सटर्नल फैक्टर चेंज किया जो आपको इन्फ्लुएंस किया, आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट किया, एंड इन टर्न आपने अपना डिसीजन लिया. तो दैट इज यू आर वर्किंग इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड नॉट ऑन स्टैंड अलोन बेसिस. Business facilitator. These are individuals, organizations, institutions, and all other arrangement that is in setting up of operating and exiting a business. देखो, इनफैक्ट आपके जो नए सिलेबस आएंगे उसमें स्टार्टअप्स का भी वो लोग चैप्टर ऐड कर रहे हैं. तो वो क्या है, मतलब हर किसी को नहीं आता ना बिजनेस कैसे सेटअप करना. यदि कोई गाइड कर दे, कोई फैसिलिटेट कर दे कि कैसे बिजनेस सेटअप होगा, कैसे उसको ऑपरेट करना है, और यदि मेरे को इस बिजनेस में नहीं रहना है, एग्जिट करना है, तो मैं कैसे वाइंड अप करूं, क्लोज करूं बिजनेस, ये चीज कोई हेल्प जो कर देता है प्रोफेशनली, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस फैसिलिटेटर. Then next comes corporate forms of business organization. These are the forms of business organization where in the eyes of law business entity is distinct from its owners. Law में आप सबने पढ़ा है sole trader होता है. यदि sole trader है तो the owner of the business and the business, आप ये नहीं बोल सकते दो separate entity है, even partnership. But जहां LLP आता है, जहां कंपनीज आता है, आप कंपनीज के लिए क्या बोलते हो? It is a corporate entity having perpetual succession, common seal,
and legal existence which is separate and distinct from its members. मतलब यदि business that is एक company insolvent हुई है, जरूरी नहीं है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होनी है, इन्वेस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स इन्वेस्टेड बाय देम. उनका इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकता है, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो जीरो हो सकता है, उससे ज्यादा उनके पर्सनल एसेट्स आर नॉट एट रिस्क. सो कॉर्पोरेट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में कंपनीज में हम बोलते हैं कि ओनर्स हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, ठीक है, फ्रॉम द बिजनेस. It can own the assets and owe to others as an artificial legal person. हम बोलते भी हैं a company is an artificial legal person created by law having perpetual succession and common seal. मतलब जो business है that has a separate distinct legal entity from the owners, that is from the shareholders. Thus the liability of business owners can be limited. तो इसीलिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, लिमिटेड वर्ड इसीलिए आता है कि उनका इन्वेस्टमेंट जितना है कंपनी में, उनकी लायबिलिटी वहीं तक ही लिमिटेड है, उसके ऊपर नहीं है. एग्जाम्पल अ कंपनी, तो कॉर्पोरेट कंपनी दैट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैविंग अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स. कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? उसके शेयर होल्डर्स. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन जस्ट मैं आपको बताती हूँ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है. इट इज अ सिस्टम ऑफ ओवरसीइंग द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन टू इंश्योर दैट दे आर कंडक्टेड इन अ एथिकल मैनर एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ. बिजनेस करो लेकिन एथिक्स के साथ. अभी एथिक्स क्या होता है? जो आप बच्चे जब थे तो मॉरल साइंस पढ़ते थे, वैसे बिजनेस की भी मॉरल साइंस है, उसको हम क्या बोलते हैं? एथिक्स. कुछ गाइडेंस है जो फॉलो करनी है, दैट इज नोन एज बिजनेस एथिक्स. द मैकेनिज्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट इंक्लूड्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स basically who take the major decisions of the company, the board of directors who appoint, oversee and reward the management team. That then next is independent audit of the accounts of the company. हर कंपनी को एक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ता है. ये ऑडिट कौन करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही ऑडिट करते हैं. दैट इज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इसमें एक और बात मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. एक ऑडिटर का क्या काम है? जब वो अपने ऑडिट रिपोर्ट साइन भी करता है तो विल ही से मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मैंने ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे हैं एंड आई फील दैट इसके अकाउंट्स इसके बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं. they will not say right and correct. एक छोटी मिस्टेक हो सकती है. I will not say when I am auditing it is right and correct. I will say true and fair. कि मैंने जितने भी अकाउंट्स चेक किए, मैंने देखा कि उसका सोर्स डॉक्यूमेंट्स था एंड सपोर्ट करने के लिए उन अकाउंट्स को, एंड मेजरली मुझे कोई इरेगुलरिटी नहीं दिखती. ट्रू एंड फेयर. तो इंडिपेंडेंट ऑडिट होनी चाहिए of the books of accounts of a company. Reporting of the performance of the market या stock exchange and business media. All these are examples of systems of corporate governance. इसको CSR से कंफ्यूज मत करना, वो मैं आगे बताऊंगी कि CSR क्या होता है. बट इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ABC, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रॉपर मैनेजर टीम को अपॉइंट भी करते हैं, उनको देखते भी वो क्या काम कर रहे हैं, रिवॉर्ड भी करते हैं. देन इंडिपेंडेंट ऑडिट होती है बुक्स ऑफ कंपनीज को. देन रिपोर्टिंग ऑफ द परफॉर्मेंस स्टॉक एक्सचेंज पे, बिजनेस मीडिया. इनफैक्ट जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है वो तो प्रॉपर रिपोर्ट आता है ना कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिश होते हैं एंड इन्वेस्टर्स वही चीजें देख के डिसाइड करते हैं कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या किसी और कंपनी में. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. आप सब यूज कर रहे हैं ई कॉमर्स, ऑनलाइन पेमेंट, भीम पे सब यूज कर रहे हो. इट ब्रॉडली रिफर्स टू इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोन. जहां क्वेश्चन में आएगा इंटरनेट, मोबाइल टेलीफोन, आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. इंक्लूड सच बिजनेस फंक्शन एज ई मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग एक्सेट्रा. यूजुअली अ टिपिकल ई कॉमर्स रिटेलिंग will help and order placement. पहले order किया, then tracking and delivery.
कहाँ है आपको पता चलता है ना, टू बी डिलीवर्ड इन 24 आवर्स या 10 days ट्रैकिंग, देन डिलीवरी एंड एज वेल एज ऑनलाइन पेमेंट एंड। तो सारा का सारा ई कॉमर्स, हमसे ज्यादा तो आप बच्चे यूज करते हैं ई कॉमर्स। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। जब हम सीए फाइनल करते थे उस समय इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग नहीं होती थी, हैंड से फाइलिंग होती थी। ओके, दैट इज जो भी रिटर्न्स है, टैक्स रिटर्न्स है या टैक्स फॉर्म्स भरने हैं, तो आप ऑफिस जाइए। अब सब कुछ ऑनलाइन है, प्रॉपर वेबसाइट पे आप फॉर्म भरो, सारी डिटेल्स डालो, और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे, तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करो इस काम के लिए। So electronic filing is a system of filing information required by regulators, जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है, एक प्रॉपर फॉर्म बनाते हैं, उसमें आप सब कुछ भरो। गवर्नमेंट एंड जो गवर्नमेंट चाहती है वो ऐसा वो फॉर्म बनाती है, आप उसमें सब डिटेल, जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है, everything is done electronically. In taxation, it is a method of filing of tax returns and tax forms on the internet. अब जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के थ्रू होगा। जीएसटी पेमेंट करना है और जीएसटी का इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी कैलकुलेशन करना है, फिर कैलकुलेशन के आगे फॉर्म भरना है, वो अमाउंट भी पे इलेक्ट्रॉनिकली होगा और वो रिटर्न भी इलेक्ट्रॉनिकली ही जाएगा। सो वेदर इट इज अ डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स, वेदर इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स लाइक GST, everything is done electronically now in India. Next, globalization. That is, you're removing the geographical boundaries of a country, and it is said it's a small world. You can go and trade in other countries, other people can come to your country and trade. It is a systematic process of removing the barriers to international trade. So the keyword is removing the barriers to international trade, goods and services, even capital. On a click of a button, I can send capital overseas, that is abroad. तो फ्लो ऑफ कैपिटल भी हो रहा है इंटरनेशनली, गुड्स एंड सर्विसेज भी मूव कर रहे हैं इंटरनेशनली। आपने सुना होगा इंडियन लॉयर्स, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बाहर जाके काम कर रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो वो क्या है, इंडिया सर्विसेज, या आप इंडिया में बैठे आप बाहर के नेशंस को सर्विस दे रहे हैं because of some ability you have. So it is because of globalization. It is greater integration of a country's economy with the rest of the world. तो इसमें यदि removing barriers to international trade है तो आंसर globalization है। Goodwill, accounts में goodwill किया है आपने। In accounting, it is a difference between what a company pays when it buys, that is assets. जब आप एक कंपनी को टेक ओवर कर रहे हो, आपके एसेट्स यदि 5 लाख के, मतलब उस कंपनी के एसेट्स 5 लाख के हैं और लायबिलिटी 1 लाख की है, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी 5 लाख माइनस 1 लाख, आपको 4 लाख देना चाहिए, लेकिन वो कंपनी मांग रही है आपसे 5 लाख, तो 1 लाख ज्यादा किसका दे रहे हो आप, गुडविल का। तो एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी एंड द बुक वैल्यू ऑफ दोस एसेट्स, जो एसेट्स है बुक वैल्यू उससे ज्यादा यदि पे कर रहे हो उस कंपनी को खरीदने के लिए, तो बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल। Sometimes real goodwill is a company's good reputation, the loyalty of her customers and so on. जैसे कि मैं ये भी बोल सकती हूँ किसी कंपनी की गुडविल इज बिकॉज ऑफ इट्स गुड रेपुटेशन, लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स, ब्रांड इमेज। आप उनके सामने थोड़ा सस्ता भी कोई और सामान रखोगे पर वो आपकी कंपनी का ही खरीदेंगे बिकॉज ऑफ ब्रांड लॉयल्टी, बिकॉज ऑफ द फेथ दे हैव इन योर ब्रांड। तो दैट इज गुडविल। जितने भी वर्ड्स है इस चैप्टर को करने का यही तरीका है, ये वीडियो को सुनिए और साथ में यदि आपको कोई की लाइन लिखना है तो साथ में लिखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इवन आप देखेंगे कि कंट्रीज लोन लेके भी अपनी खुद की कंट्री के ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन ये सब अच्छे करते हैं, क्योंकि यदि कनेक्टिविटी नहीं होगी तो बिजनेस कैसे होगा, ट्रेड कैसे होगा। और यदि वो नहीं होगा, देखो एक अंडर डेवलप कंट्री को डेवलपिंग बनने के लिए और डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड बनने के लिए क्या चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो वो लोग बिजनेस कैसे करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बेसिक फैसिलिटीज, एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड्स, पावर सप्लाईज needed for the operation of society of the enterprise.
For example, the firm infrastructure would comprise of its factories, offices, warehouses, etc. तो फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बोला तो तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा वेयर हाउस. यदि कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, कंट्री में कैसी बिल्डिंग्स है, रोड्स है, कैसे डैम्स है, ब्रिजेस है, पावर सप्लाई कैसी है, ठीक है, कैसे कनेक्टिविटी है, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा. Joint products represents two or more products separated in the course of same processing operation. मान लो आप ऑयल इंडस्ट्री की बात करें, ऑयल निकालते समय ही गैसोलीन भी निकलता है, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेंट्स, पैराफिन, कोल टार, एस्फाल्ट एंड कैरोसिन, ये सब है. तो ये सब ऑयल इंडस्ट्री, जब हम मेन ऑयल निकाल रहे हैं, उसके जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं. बाय प्रोडक्ट्स, जैसे कि शुगर बना रहे हो, शुगर केन से शुगर का जूस निकाल लिया, वो पीछे जो बचता है ना मोलासिस, उससे पेपर बन जाता है. सो बाय प्रोडक्ट्स में क्या है, इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन ऑफ अनदर प्रोडक्ट और दे आर प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्क्रैप और वेस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ अ प्रोसेस. एग्जाम्पल, मोलासिस इन शुगर इंडस्ट्री, जूस निकाल चुके हो, उस जूस से ही, गन्ने के जूस से वो बनेगी, शक्कर बनेगी, बट जो पीछे मोलासिस बचे उससे पेपर बन रहा है. तो वो जो स्क्रैप या वेस्ट बचा, उससे भी आपने कुछ बना लिया, तो वो स्क्रैप या वेस्ट क्या था, बाय प्रोडक्ट्स था. नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन बहुत आता है एग्जाम में बेटा. इनफैक्ट आप याद करो, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, 3 वर्ड्स वो साथ में यूज करते हैं. LPG, liberalization, privatization, globalization, and GLP, globalization, liberalization, GPL, globalization, privatization, liberalization. Liberalization में क्या है, systematic process of easing of government's control over the private business entity. Liberalization is one of these pillars of the new economic policy. Full form याद करो, new economic policy of the government of India since 1990s. The two pillars of the are privatization and globalization. पूछ सकता है कि 2 पिलर कौन से, तो आंसर होगा प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट की कोई कंपनी थी, गवर्नमेंट ओनरशिप की, उसको मैनेज करा और उसका ओनरशिप डाल दिया प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, that is owned by the individuals, वो गवर्नमेंट के बजाय इंडिविजुअल, तो प्राइवेटाइजेशन. देन ग्लोबलाइजेशन, that is removing the geographical boundaries of a country. आप गुड्स एंड सर्विसेज बाहर की कंट्री से भी ट्रेड कर रहे हो. that is why the NEP is also known as NEP, New Economic Policy, LPG or GLP, where GLP, G for globalization, L for liberalization, P for privatization. ये याद रखना पड़ेगा. Logistics, it is a commercial activity implying moving of supplies of the production facilities and goods and services to their respective markets. It bounds logistics imply the movement of inputs and the outbound logistics means the movement of output. तो commercial activity है, कहीं ना कहीं input होगा, कहीं ना कहीं आउटपुट होगा. उस पूरे प्रोसेस में यदि मैं लॉजिस्टिक्स मेंटेन नहीं करूं, दैट इज अब इतना गुड्स मेरा गोडाउन में पहुंचा है, अब इतना मशीन पे चढ़ गया है, इतना वर्क इन प्रोग्रेस है, इतना आउटपुट बनने वाला है, यदि मैं ये पूरा ट्रेल नहीं रखूंगी तो पता चलेगा यदि टाइमली रॉ मटेरियल ही नहीं आया है फैक्ट्री में, मशीन खाली, वर्कर खाली, रेंट देना पड़ रहा है मुझे, सब वेस्ट हो जाएगा. तो मुझे लॉजिस्टिक्स, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट मेंटेन करना पड़ेगा. नहीं किया ढंग से, मार्केट में सामान नहीं पहुंचा, तो मेरा ब्रांड नहीं बिकेगा, तो मेरे कॉम्पिटिटर का बिक जाएगा. तो वो लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है. मर्जर, when 2 or more companies come together to increase their strength and financial gains. In fact, यदि आप ध्यान देंगे थोड़ा सा भी न्यूज पे, तो आप अभी बता सकते हो कि 2 मोबाइल कंपनीज का मर्जर हुआ, ठीक है. Why? क्योंकि they wanted to increase their strength and financial gains along with breaking the trade barriers in a newly created entity. दोनों साथ में आ गई और एक न्यू क्रिएट एंटिटी हो गई, just to
increase their strength and financial gains, that is known as merger. अभी ध्यान रखो, merger तो हमने किया कि दोनों साथ में आके एक नया बना है. हमने acquisition भी पढ़ा था. Acquisition में क्या था कि एक stronger company एक weaker company को take over कर रही है, that is acquisition. जबकि merger में क्या है, दो separate entities are coming together, that is merger. तो दोनों में difference करने आना चाहिए. Next is mission. A company's mission statement is typically focused on its present business scope, who we are and what we do. That is, who we are and what we do. Mission statements broadly describes an organization present capabilities, customers focus activities and business makeup. So mission, मेरी कंपनी का मिशन क्या है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करना चाहती हूँ. Who we are and what we want to do आएगा तो ये कंपनी का मिशन बता रहे हैं आप. Very important, पेस्टल एक मेमोनिक है, दैट इज एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट में वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट देता है, माइक्रो नहीं मैक्रो. पी फॉर पॉलिटिकल, दो ई हैं इसमें, ये भी याद रखो. फर्स्ट ई इज फॉर इकोनॉमिक, S for social, T for technology, L for legal and last E is for environment. ये भी पूछ सकता है वो कि सेकंड E किसका है तो इकोनॉमिक आंसर है, लास्ट E किसका है तो एनवायरमेंट है. ये पूरा मेमोनिक का फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए और ये मैक्रो में लगता है, माइक्रो में नहीं लगता है, ये भी ध्यान होना चाहिए. प्राइवेटाइजेशन, अभी बोला स्टेट ओनरशिप या गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है, कोई एंटरप्राइज है जिसकी गवर्नमेंट की या स्टेट की ओनरशिप है, वो बिकती है प्राइवेट लिमिटेड को, तो लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑन पब्लिक कॉर्पोरेशंस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. तो बेसिकली गवर्नमेंट की ओनरशिप खत्म और प्राइवेट ओनरशिप स्टार्ट, दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन. प्रोप्राइटरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, these are the forms of business organization where a law does not distinguish between the business as a separate legal entity distinct from its owner. कंपनी में there is separate legal entity distinct from its owners, that is कंपनी और कंपनी के ओनर्स या शेयर होल्डर्स अलग है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में वो अलग नहीं है. तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दे आर नॉट लाइक कंपनीज में अलग अलग, जबकि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में दे आर द सेम. द बिजनेस एंड द बिजनेस ओनर इज द सेम. रिटर्न्स एंड रिस्क, रिस्क लोगे तो रिटर्न मिलेगा. इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस इन्वेस्ट देयर रिसोर्स इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न या रिवॉर्ड्स. रिटर्न या रिवॉर्ड्स जनरली व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट्स. तो हम रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क, ऐसे अंधाधुंध रिस्क नहीं लेना है. द नॉन पार्शियल रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेशंस इज कॉल्ड एज रिस्क. मतलब मैं कैलकुलेटेड रिस्क ले रही हूँ, मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है. एंड जनरली हायर द रिस्क, higher are the returns. But business में calculated risk ली जाती हैं. Turn around, important. It is a financial recovery of a company that has been performing poorly for an extended time. इतने साल से यदि कोई business loss में था और तुरंत एक short profit भी किया है, तो अब आगे वो इस लायक बन गया कि हाँ उसको profit करने का तरीका आ गया है, अब आगे प्रॉफिट करेगा. टर्न अराउंड, अ कंपनी मस्ट एक्नॉलेज द आइडेंटिफाई इट्स प्रॉब्लम्स कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं इसको ठीक करता हूँ. एंड डेवलप एंड इम्प्लीमेंट अ प्रॉब्लम सेविंग स्ट्रैटेजी कि ये प्रॉब्लम तो है, अब उससे ओवरकम कैसे करूं. नेक्स्ट इज विजन. मिशन पढ़ा था, अब विजन. विजन में क्या है, अ स्ट्रैटेजिक विजन इज अ रोड मैप ऑफ अ कंट्रीज फ्यूचर. हम मिशन में पढ़ रहे थे आज, विजन में हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर, फर्क है. और दोनों एक लाइन देंगे वो, और वो पूछेंगे मिशन है कि विजन है, तो कंफ्यूज मत होना. विजन इज फॉर फ्यूचर, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक अबाउट टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर फोकस, geographic and product markets to be pursued, and capabilities it plans to develop, and the kind of company that management I try to create. My vision is where I will be in next 20 years, yeah 5 years, yeah 10 years, whatever it is.
सो रोड मैप टू फ्यूचर यदि लाइन दिया है उसने तो आंसर विजन होगा, मिशन नहीं होगा. Whole life insurance. It is a contract between the insurer and the policy owner that the insurer will pay the sum of money on the occurrence of the event mentioned in the policy of the insured. ये इसमें से कुछ भी हुआ तो क्लेम है, नहीं तो नहीं है. It's a concept wherein the insurer mitigates the loss caused to the insured on the basis of certain principles. तो आपको क्या ध्यान रखना है whole life insurance में? Contract between insurer and policy owner. ठीक है. Sum of money occur कब दिया जाएगा? On occurrence of the event mentioned in the policy. ठीक है. ये events है तो पैसा है, नहीं तो नहीं है. That is occurrence of such events, so they will mitigate for the loss. Term insurance. It is the insurance of a certain time period which provides for no deferral to the insured individual, excluding losses during the period, and that becomes null up to its expiration. एक term है, उस term तक कुछ नहीं. It is the insurance of certain period which provides no deferral to the insured individual, excluding losses during the period, and that becomes null up to its expiration. और वो term period खत्म हो गया, उसके बाद it's null. It is a term insurance. इतने term का. Next, consolidation. Combination of two or more entities that occurs when entities transfer all their net assets to the new entity created for that purpose is known as consolidation. Two or more entities जो है वो consolidate हो गई, transfer सारे net assets कर दिए to the newly created entity, that is known as consolidation. A portion of the after tax profits paid out of the owner for a business as a return on their investment is, देखो जितना कमा लिया बिजनेस में, once you earn, सबसे पहले जो आपका प्रॉफिट आया उसमें सबसे पहले टैक्स पे कर दो. टैक्स पे करने के बाद दैट इज, देखो मैं ये बोल रही हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरी, ये सब लेस करो. उसके बाद जो बच जाता है, इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस सब लेस करो. उसके बाद जो बचता है वो प्रॉफिट में से पहले गवर्नमेंट को टैक्स दो. उसके बाद जो बचता है वो सोलली आपका है. अब उसमें से अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, बिकॉज उन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने चूज किया है ना, एंड वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको रिटर्न में बदले में क्या मिल रहा है, तो दैट इज डिविडेंड. अ पोर्शन ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, बिफोर टैक्स नहीं है, पहले टैक्स पे करो. आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पेड आउट ऑफ द ओनर्स ऑफ अ बिजनेस एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. वो जो इन्वेस्टर है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किए, शेयर मार्केट में तो बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, तो कोई और कंपनी में भी तो कर ही सकते थे ना. तो दैट इज यू आर रिवॉर्डिंग देम फॉर चूजिंग योर कंपनी टू बी इन्वेस्टेड. तो एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट उनको दे रहे हो आप. आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो बचते हैं उसको ही डिविडेंड, और जो बांट दिए जाते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं. ब्रांड इक्विटी क्या क्या होता है, ये पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे. ब्रांड इक्विटी आपका वैल्यू ऑफ ब्रांड, देन बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच द ब्रांड हैज हाई ब्रांड लॉयल्टी, नेम अवेयरनेस, परसीव्ड क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एसोसिएशन. तो ये आपका ब्रांड इक्विटी की, ब्रांड की क्वालिटी, ब्रांड की अवेयरनेस. आज मैं 3-4 ये दिन ब्रांड बोलूं, आप सब पहचानोगे ना उनको, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर ऑफ दीज ब्रांड्स. जैसे एप्पल बोलती हूँ, या नाइक, या एडिडास, तो ये सब ब्रांड्स आप जानते हो. तो नेम अवेयरनेस, परसीव्ड क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एसोसिएशंस, इन सब से बनता है, इन सब से मतलब है ब्रांड इक्विटी. इट इंक्लूड्स इंटैंजिबल एसेट्स. वैसे आपको पता ही है इंटैंजिबल एसेट्स, 4 पॉपुलर इंटैंजिबल एसेट: गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट. इंटैंजिबल एसेट्स which cannot be seen or touched but have a monetary value. तो such as patent, trademarks या channel relationship, ये सब मिलके बनाते हैं ब्रांड इक्विटी. तो वैल्यू ऑफ ब्रांड बोले या इंटैंजिबल एसेट बोले, या फिर ब्रांड लॉयल्टी इसके कारण क्रिएट हो रही है, नेम अवेयरनेस, तो ये सब इज अंडर
brand equity. B2B, business to business, marketing activity directed from one business to another business. एक business दूसरे business से कुछ काम करा रहा है, ये कुछ भी कोई भी relation है. B2C is business to customer. B2B is business to business. So I stop on 32 today. I'll continue this in the next class.